गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी हिंदी मीडियम 7th क्लास में हम भूगोल जो है वो कर रहे हैं, जिसके अब तक हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम हमारे इस सेमेस्टर का जो लास्ट चैप्टर है, देखो आपके 10 चैप्टर हैं जैसे टोटल, और हमें 5 करने हैं। तो ये जो 5th चैप्टर है हमारा जल, वाटर, ये हम आज इसकी रीडिंग शुरू करेंगे। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या बताता है जल के बारे में। जैसे हमने पीछे वायु के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी हैं, बहुत सारी जानकारी हासिल की है, ऐसे ही हम जल के बारे में भी बहुत सारी जानकारियाँ हासिल करेंगे। तो देखो जल के बारे में अगर वैसे बात की जाए तो हम वैसे नॉर्मली देखें तो जल हमारे लिए बहुत ही इसेंशियल चीज़ों के अंदर है। देखो जैसे वायु थी, वायु की जितनी हमें ज़रूरत है उसी तरह हमें जल की भी तो ज़रूरत है। अगर जल नहीं होगा इस पृथ्वी पर तो इस पृथ्वी पर जीवन भी संभव नहीं होगा। अकेले वायु ही जीवन को नहीं बनाती, जब उसके यहाँ पर जल भी मौजूद होना चाहिए, मिट्टी भी मौजूद होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो हम जल के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा 5th चैप्टर, 5वां अध्याय जल। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज़ की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है, वह जल कहाँ चला जाता है? देखो यहाँ कहता है कि जल, जैसे मैंने आपको चैप्टर की अनाउंसमेंट की, जल आपके माइंड में आया होगा। जल, अरे जल तो हमारे जो जल होता है वो तो वाटर होता है, पानी होता है। पानी तो मैं डेली पीता हूँ गिलास में, और आजकल गर्मी का मौसम तो मैं ठंडा पानी पीता हूँ बहुत ज़्यादा। और फिर आपको एक किसी बच्चे का मन में आएगा, अरे पानी से तो मैं नहाता हूँ। किसी के मन में आएगा, अरे पानी तो हमारे घर पे बर्तन धोने में यूज़ होता है, पानी हमारे घर में कपड़े धोने में यूज़ होता है, पानी हमारे टैप के अंदर आने तक, हमारी टूटी जो नल है उसके अंदर बहुत पानी आता है, हमने पानी का टैंक रख रखा है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपके मन में आती हैं। किसी के मन में नदी का चित्र आया होगा कि नदी, हाँ नदी जो होती है वो जल से भरी होती है। जो नहर वगैरह है, जलप्रपात हैं, मीन्स जो वाटरफॉल हैं, वर्षा की झिमझिम, अरे जब बारिश होती है, कल बारिश, जैसे कल परसों बारिश हुई थी तो वो भी तो पानी ही आया हुआ था, जल ही तो था उसमें। तो ये सारी बातें हमारे दिमाग में घूमने लगती हैं। बच्चे वर्षा के जल से भरे हुए गड्ढे, जैसे आपके यहाँ आसपास जब गड्ढों में पानी भर जाता है, आजकल देखो आप की जो जनरेशन है बेटा वो तो इतना नहीं करती। जब हम छोटे हुआ करते थे, या आपके पेरेंट्स भी जो छोटे थे, तो वो पेपर से बोट बनाते थे, कागज़ की किश्ती बनाते थे, नाव बनाते थे, और उस किश्ती को क्या करते थे, जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता था जिस गड्ढे में या कहीं पर भी, उसमें छोड़ देते थे। फिर वो पानी हवा के साथ साथ किश्ती जो थी वो पानी के साथ साथ आगे बढ़ती रहती थी। और थोड़े दिन बाद हम देखते 1-2 दिन के बाद क्या होता, या फिर अगले दिन अगर थोड़ा सा पानी है तो उसी दिन, या फिर 2-3 दिन बाद वो पानी क्या हो जाता था, गायब। आज भी होता है ये तो। लेकिन आपके आसपास जैसे कल परसों बारिश हुई, 1-2 दिन में वो पानी आपके आसपास जो बहुत बड़ी मात्रा में है तो अलग बात है, कई दिन लगेंगे, वरना थोड़ा बहुत पानी है तो वो या तो उसी दिन सूख जाता है या 1-2 दिन में सूख जाता है। तो आपके मन में आता होगा ये कहाँ चला गया, ये पानी जो था ये यहाँ से गया कहाँ? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसके बारे में जानेंगे कि वो पानी गया कहाँ, और फिर वो वापस मतलब वहाँ से कहाँ जाता है, क्या उसका होता है। तो आगे रीडिंग करते हैं। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा, हिम तथा सहीम वृष्टि के रूप में पृथ्वी, धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। यहाँ कहते हैं कि सूर्य के ताप के कारण, मीन्स जो सन का टेम्परेचर होता है, सूर्य का जो तापमान होता है बेटा, उसकी वजह से जल क्या होता है, वाष्पित हो जाता है, वेपोराइज हो जाता है। इवेपोरेशन मीन्स जो पानी है, धूप जैसे उसके ऊपर सन की जो लाइट गिरेगी उसकी वजह से वो पानी गर्म होना शुरू हो जाएगा, और वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, भाप में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो भाप किस में मिल जाएगी, एयर के अंदर मिल जाएगी, और वो एयर के अंदर मिलके ऊपर चला जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर वो ठंडे हो जाते हैं, संघनित हो जाते हैं, कंडेंसेशन हो जाती है उनकी, और वो बादल बन जाते हैं। मतलब आपस में बहुत सारे जल वाष्प इकट्ठा हो जाते हैं और वो बादलों का रूप ले लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ से यह वर्षा, फिर वहाँ से वो जब कंडेंसेंस होते हैं, जल बादल के रूप में होते हैं, तो वो बारिश के रूप में वापस
या तो बारिश के रूप में या बर्फ़ वगैरह के रूप में यहाँ पर धरती पर या समुद्र पर वापस आ जाते हैं। तो इस तरह से जो भी पानी होता है हमारे आसपास, जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, उनका पानी सूख जाता है। तो उनके सूखने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम वेपोराइजेशन बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता है और ये चक्कर चलता रहता है। आगे इसमें पिक्चर जो है मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा तब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। जिस प्रक्रम से में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे जल चक्कर कहते हैं। मतलब जल चक्कर क्या है, वाटर साइकिल क्या है? जिस जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, जिस प्रक्रम में या जिस प्रक्रिया में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे जल चक्कर कहते हैं। अब देखो पिक्चर, ये पिक्चर दी गई है। जैसे देखो ये वाटर बॉडीज़ है, ये कोई भी वाटर बॉडी है, नदी है, कुछ भी है, झरना वगैरह, यहाँ से पानी, ये सन है मान लो, यहाँ पर सन की हीट की वजह से ये पानी क्या हुआ, वाष्पीकृत हुआ, भाप बनकर ऊपर चला गया, फिर ये संघनन हो गया, मतलब इकट्ठे हो गए और इनका कंडेंसेशन हो गया, ये बादलों का रूप ले लेंगे। ऐसे ये चलते जाएंगे। जैसे ही ये ठंडे होंगे, ज़्यादा बिल्कुल ठंडे प्रदेश से गुजरेंगे या ठंडे ज़्यादा हो जाएंगे, तो ज़्यादा ठंडे होते ही ये बारिश के रूप में पृथ्वी पर आ जाएंगे। वापस पृथ्वी पर आएंगे, कहाँ जाएंगे? या तो कहीं पर इकट्ठा हो जाएंगे या फिर वापस नदी में चले जाएंगे, किसी भी वाटर बॉडी के अंदर फिर से चले जाएंगे और फिर से ये ऊपर जाएंगे, फिर से नीचे आ जाएंगे बारिश के रूप में या बर्फ़ के रूप में। ऐसे चल ये क्या है? ये पानी का चक्कर चलता रहता। तो एक चक्कर बन गया ना, साइकिल हो गया। तो इसी को हम कहते हैं जल चक्कर, वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल क्या है, जल चक्कर क्या है? जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता है। देखो कभी तो वो वाष्प बन जाता है, कभी बादल के रूप में, कभी फिर बारिश के रूप में, फिर वापस पानी के रूप में नीचे आ जाता है। तो ये अपने रूप बदलने लग रहा है। महासागर और वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता है। देखो ये तो हो गए महासागर हो गया, नदी होगी, और ये धरती होगी और ये वायुमंडल होगा। अब इसके बीच में पानी क्या कर रहा है? चक्कर लगाने लग रहा है ना, ठीक है। तो इसी चक्कर को क्या कहते हैं? जल चक्कर कहा जाता है। मतलब जल का लगातार अपना स्वरूप बदलना, महासागर और वायुमंडल और धरती के बीच चक्कर लगाना ही जल चक्कर कहलाता है। नेक्स्ट, हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। थलशाला क्या होती है? देखो यहाँ शब्दावली दी हुई है। थलशाला यह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम आहत है। देखो ये रहा थलशाला। जैसे हमारी जो अर्थ है ना, यहाँ कहता है कि हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। थलशाला क्या है? देखो जैसे ये कि ये बोतल है, इसको हम थलशाला कहेंगे। हम एक बाज़ार से क्या लेकर आएंगे? अपनी थलशाला कैसे बना सकते हैं? एक बड़े जार के 1/4 भाग में मिट्टी डालें, मीन्स इसका 1/4, इसके अगर हम 4 इक्वल पार्ट करेंगे, 1 2 3 और ये 4th, मतलब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4th पार्ट हो गया। तो 1/4 मतलब 4 पार्ट इक्वल करो, उसमें से एक हिस्से में मिट्टी डाल दो। फिर उसमें कहता है इसके ऊपर ह्यूमस की एक पतली परत लगाइए, मीन्स यहाँ पर जो है ह्यूमस वगैरह की एक पतली परत लगा दीजिए, मतलब ये जो बंद हो जाए। उसके बाद पहले सबसे बड़े पौधे लगाएं, तदुपरांत उसके चारों ओर छोटे पौधों को व्यवस्थित करें। अब इसके अंदर ना पौधे वगैरह लगा दो, ठीक है, ऊपर से इसको बंद कर दो। इसमें जल की फुहार छिड़कें। अब इसके अंदर से जो बंद करके ना उसके ऊपर, मतलब ऐसा सिस्टम कर लो कि इसके अंदर हल्की हल्की पानी की बूंदें जाती रहें। पत्तियों एवं मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल संघनित होकर नीचे जल की बूंद के, अब क्या होता है देखो, छोटे पौधों को व्यवस्थित करें। इसमें जल की फुहार छिड़कें, जार को बंद कर दें। अब जार को हमने बंद कर दिया पानी छिड़क कर। थोड़े दिनों बाद क्या देखने को मिलेगा? थोड़े दिनों बाद आपको देखने को मिलेगा पत्तियां एवं मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल, उनसे तो जल वाष्पित हो रहा है ना, जो बाहर निकल रहा है, वो संघनित होकर जल की बूंद के रूप में कहाँ नीचे गिरता जाएगा, वो नीचे इकट्ठा होता जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये प्रोसेसिंग है। ऐसे ही हमारी पृथ्वी है कि यह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है। मतलब जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, उनका एक घर होता है ये एक तरह से, उसको हम थलशाला बोलते हैं। तो हमारी पृथ्वी भी जो है वो एक थलशाला ही तो है। यहाँ पर देखो मिट्टी है, पेड़ पौधे हैं, तो यहाँ पर और ऊपर से पानी गिरता रहता है इसके ऊपर। तो इस तरह से जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। शताब्दियों मतलब पता नहीं कितने 100 सालों पहले से, 100 यहाँ तो शताब्दी दी हुई है, बल्कि
जो सेंचुरीज है मतलब शताब्दी दी हुई है, तो मतलब कितने पता नहीं कितने सैकड़ों सालों से जो है पृथ्वी पर पानी मौजूद है और वो आज भी मौजूद है। जिस जल का उपयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। मतलब जो आज हम हरियाणा में पानी यूज़ कर रहे हैं ना, हो सकता है वो पानी पहले जो अमेजन नदी है वो किसी और पता नहीं कितने दूर के समुद्र या नदी से वो पानी यहाँ पर आया हो। इस तरह से हम कहते हैं कि बहुत पुराना पानी यूज़ करते हैं हम। हम बोलते हैं ना कि ताज़ा पानी पीना चाहिए, तो वो अगर देखा जाए तो बेटा वो ताज़ा नहीं है, वो तो सैकड़ों साल पुराना मतलब करोड़ों साल पुराना पानी है, लेकिन हम उसको यूज़ अब कर रहे हैं। तो इसलिए हमने फ्रेश उसको नीचे अंडरग्राउंड से अभी निकाला है, भूमजल जिसको बोलते हैं, अंडरग्राउंड वाटर, इसलिए उसको हम ताज़ा पानी कहते हैं। नेक्स्ट है अलवण जल। अलवण कौन सा होता है बेटा? साल्टी वाटर होता है, मीन्स जिसके अंदर लवण तो होता है साल्टी, और अलवण मतलब जो जिसके अंदर लवण नहीं होते, जिसके अंदर नमक नहीं होता, मतलब जो नमकीन पानी नहीं होता, उसको हम अलवण बोलते हैं। अलवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद हैं। तो जो अलवणीय जल है, हमें जो पीने योग्य पानी होता है ना, वो अलवणीय होता है, मीन्स उसके अंदर कोई नमक वगैरह की क्वांटिटी नहीं होती, मात्रा नहीं होती, तो उसी को बोलते हैं अलवण जल। अब ये पानी हमें किससे मिलता है? नदी, ताल एवं हिमनद वगैरह से। हिमनद मतलब जो बर्फ़ की नदियाँ हैं उनसे मिलता है। महासागर एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। देखो अलवणीय जल अगर आपसे पूछा जाए अलवणीय जल के उदाहरण दीजिए, तो नदी है, ताल है, सोते हैं, हिमनद है, ये तो हो गए इसके एग्जाम्पल। और लवणीय जल, लवणीय मतलब जिसको हम खारा भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? खारा जल, खारा पानी। तो वो किसका होता है? वो महासागर का या समुद्र का होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाता है। अब जो इस पानी में ना समुद्र, महासागर या समुद्र का जो जल होता है उसके अंदर जो नमक की मात्रा होती है, उस नमक को हम क्या करते हैं? या तो सोडियम क्लोराइड के रूप में यूज़ करते हैं, या फिर खाने, हमारे घर पे जो नमक आता है ना वो इन्हीं से बनता है। समुद्र वगैरह के जो पानी होती है उसकी एक प्रोसेसिंग होती है बेटा, उस प्रोसेसिंग के थ्रू इस पानी से नमक निकाला जाता है। ये आप साइंस के अंदर या तो आगे साइंस की क्लासेज जो होंगी उसमें आप पढ़ेंगे, या तो 6th की बुक में होगा या फिर आगे वाली नेक्स्ट क्लासेज में आपको पढ़ने को मिलेगा कि नमक की प्रोसेसिंग कैसे होती है। आगे हम पढ़ते हैं। देखो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा? यहाँ तक हमने ये पढ़ा कि हमारी पृथ्वी पर जो जल मौजूद है वो सूर्य के ताप के कारण वाष्पित होकर ऊपर बादल के रूप में चला जाता है और संघनित होकर वापस बारिश या हिम के रूप में, बर्फ़ के रूप में, या फिर ओलावृष्टि जो होती है उसके रूप में नीचे आ जाता है। ठीक है, फिर वापस यहाँ से वो समुद्र या धरती पर इकट्ठा हो जाता है, फिर वापस ऊपर चला जाता है। इसी सिस्टम को कहते हैं जल चक्कर। फिर हमने ये पढ़ा कि हमारी जो पृथ्वी वो एक थलशाला के समान है। थलशाला क्या है? एक ऐसी जगह जहाँ एक ऐसा घर जिसमें छोटे छोटे पौधों को कृत्रिम रूप से रखा जाता है, मतलब बनावटी रूप से। ठीक है, फिर हमने ये भी पढ़ा कि जो आज हम पानी यूज़ कर रहे हैं वो करोड़ों साल या सैकड़ों साल पुराना है। आज हरियाणा का जो पानी हम देख रहे हैं, क्या पता वो सैकड़ों साल पहले किसी और नदी में बहता हो और आज यहाँ पहुँचा हुआ है, तो ये हम कह सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि हमने 2 तरह के जल के बारे में पढ़ा, एक तो लवणीय जल, एक तो अलवणीय और एक लवणीय। अलवण या लवण, अलवण मीन्स जो खारा नहीं होता, जिसमें नमक नहीं होता। ठीक है, और लवणीय जल वो होता है जो खारा होता है, जिसमें नमक की क्वांटिटी होती है, मात्रा होती है। अब अलवण के स्रोत हमने नदी, ताल, सोते और हिमनद पढ़ा, और जो समुद्री जल है या महासागरों का जल है वो लवणीय होता है, मतलब इसमें नमक होता है। और ये नमक किस में यूज़ होता है? या तो सोडियम क्लोराइड के अंदर यूज़ होता है, या फिर इसको खाने वाला जो हम नमक यूज़ करते हैं उसमें भी इसका उपयोग होता है। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी, और ये हमने एक जल चक्कर का चित्र भी देखा। आप ये चित्र बना भी सकते हो, इसको अच्छे से ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको ये बनाना भी आना चाहिए। मैं जब आपको होमवर्क दूंगा तो उसमें आपको ये चित्र दिया जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ कुछ हमें शो किया गया है, इस पेज पर मैप शो किया गया, अलग अलग जो रिवर्स हैं, अलग अलग जो वाटर बॉडीज़ हैं उनके बारे में। यहाँ लिखा हुआ है हेडिंग, देखो इसके नीचे क्या है, इस चित्र की 5.2 जो चित्र है विश्व, ये पूरा विश्व है, वर्ल्ड है। इसमें जो प्रमुख समुद्र हैं, झील है, नदियां हैं वो दी गई हैं। जैसे देखो महासागर की बात करें, दक्षिण महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर,
ठीक है बेटा। तो ये महासागरों की बात होगी। यहाँ आर्कटिक सागर है, यहाँ प्रशांत महासागर है। देखो प्रशांत महासागर दो जगह है, यहाँ और यहाँ। तो ये कईयों को कन्फ्यूज़न होता होगा कि ये दो दो जगह कैसे पहुँचेगा। अब देखो बीच में इतना एरिया है, तो आधा पानी इस तरफ आधा पानी इसका इस तरफ क्या होगा, क्योंकि बेटा हमारी अर्थ जो है वो कैसे आया है, वो गोल होती है, इस वजह से। तो यही हिस्सा जो है ये गोल होकर, जब हम इसको फोल्ड करेंगे ना ऐसे गोल करके देखेंगे, तो ये हिस्सा किससे अटैच होगा, इसी से होगा ना। तो ये सारा का सारा हिस्सा एक होता है, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अगर नदियों की बात करें, देखो अफ्रीका, यह अलग अलग कॉन्टिनेंट दिया, महाद्वीप दे रखे हैं, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, ये सारे के सारे महाद्वीप दिए हुए हैं। अब इनके अंदर जो मेन रिवर्स हैं उनकी बात करें, जैसे एशिया की बात करें, हमारा जो महाद्वीप है जहाँ भारत देश भी है, भारत के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी है, गंगा नदी है, तो ये मेन होगी। फिर अगर एशिया के अंदर और नदियों की बात करें, हांग ही, कैप्सियन सागर, ये कैप्सियन सागर हो गए यहाँ पे, काला सागर, दनूबी नदी, भूमध्य सागर। देखो जो अफ्रीका और जो ये हमारा यहाँ पे यूरोप का जो एरिया है, जो यहाँ यूरोप, इनके बीच में जो है ये भूमध्य सागर होता है, ठीक है। इसको हम भूमध्य सागर बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा। और उसके अलावा है अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण चीन सागर, ये दक्षिण चीन सागर होगा, ये पूर्वी चीन सागर हो गया। अब इसको दक्षिणी चीन सागर क्यों बोलते हैं, देखो ये जो चाइना का एरिया है ना, ये इसके दक्षिण की तरफ हो गया, ये दक्षिण में हो गया, ये इस तरफ हो गया, तो इसको पूर्वी चीन सागर बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर डर्लिंग नदी हमने देखी है, ये ऑरेंज नदी कहलाती है, जो अफ्रीका के अंदर है। कांगो नदी है, नील नदी है, लाल सागर है, विक्टोरिया झील, अमेजन नदी। अब जो दक्षिण अमेरिका है ना, जो हमने पीछे एग्जांपल पढ़ा कि जो आज हम हरियाणा का पानी यूज़ कर रहे हैं, वो हो सकता है करोड़ों साल पहले किस नदी का पानी हो, अमेजन नदी का। अब देखो ये पानी यहाँ से ऐसे ऐसे करके हरियाणा कैसे पहुँचा होगा, ऐसे नहीं पहुँचा। ये हो सकता है जैसे सन की हीट की वजह से क्या हो गया, वाष्पित हो गया और ऊपर चला गया बादल के रूप में, फिर आगे बादलों के रूप में आगे आगे बढ़ता बढ़ता क्या पता यहाँ पहुँच गया और यहाँ पर बह गया हो। कई जगह पे इस नदी का पानी क्या पता यहाँ इस तरफ बहा हो, इस नदी का पानी क्या पता यहाँ बहता हो। तो अलग अलग जगह इसका पानी वाष्पित होकर अलग अलग स्थानों पर बहता है। अगर उत्तर अमेरिका की बात की जाए तो मिसिसिपी नदी, साल्ट लेक, देखो साल्ट लेक सिटी है यहाँ पर, ये लेक मतलब झील होगी, विनीपोरा झील, सुपीरियर झील, हयूरन झील, ग्रेट बियर झील, जिसको ग्रेट बियर लेक भी बोलते हैं, ग्रेट स्लेव झील। तो इसमें झील हैं, अलग अलग रिवर देखी है हमने, तो बहुत सारा मटेरियल दिया गया है। आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी याद रखनी है। देखो मैं आपको बताता हूँ इसमें से इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो क्या क्या, आप थोड़ा सा मेमोराइज़ कर सकते हो, थोड़ा सा कॉन्टिनेंट के लिए। एशिया की बात की जाए तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये तो हमारे इंडिया के अंदर ही बहती हैं नदियाँ, तो ये तो आप मेनली याद रखो। बंगाल की खाड़ी याद रखो, अरब सागर याद रखो, हिंद महासागर आपको मैप में पता होना चाहिए कि इंडिया के नीचे बिल्कुल ऐसे ये हिंद महासागर है जो हमारे दक्षिण के अंदर है। फिर जो अफ्रीका है और जो ये दक्षिण अमेरिका है, इसके बीच में दक्षिण की तरफ हो गया दक्षिण अटलांटिक महासागर हो गया, या दक्षिणी महासागर जिसको बोलते हैं। यहाँ नीचे ऑरेंज नदी का आपको पता होना चाहिए, और एक अमेजन नदी का आपको पता होना चाहिए, एक नील नदी का पता होना चाहिए। देखो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, ये तो भारत की होगी। फिर अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जो हमें पता होना चाहिए वो नील नदी का, और ऑरेंज नदी, एक कांगो नदी, इनका बहुत ज़्यादा जिक्र मिलता है। विक्टोरिया झील का भी काफ़ी जगह जिक्र मिलता है, और अमेजन नदी जो है दक्षिण अमेरिका के अंदर। फिर उसके बाद अगर उत्तर अमेरिका की बात की जाए तो सुपीरियर लेक या सुपीरियर झील, ग्रेट बियर झील और साल्ट लेक सिटी, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12, ये मतलब तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा अच्छे से मैप के अंदर तो बड़े ही अच्छे से पता होना चाहिए बेटा। जैसे मैं आपको वर्ल्ड मैप दे दूं तो मैं आपको कहूँगा कि आप मतलब आपको कांगो नदी शो करनी है, तो आप इसके अंदर जो अफ्रीका महाद्वीप है ना, ये वाला, ये तो इसके अंदर जाकर यहाँ कुछ मतलब चाहे कहीं शो तो चाहे आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दोगे तो भी कोई बात नहीं, ये तो पता होना चाहिए ना कि अफ्रीका के अंदर है कांगो नदी, ऑरेंज नदी भी कांगो के अंदर, ये अफ्रीका के अंदर है, विक्टोरिया झील भी इसी के अंदर है, और नील नदी भी, तो ये इसका पता होना चाहिए हमें। फिर फील आप थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा तो कोई खास बात नहीं। ऐसे ही हमें अमेजन का पता होना चाहिए दक्षिण अमेरिका के अंदर, ऐसे ही सॉल्ट लेक सिटी का पता होना चाहिए, और सुपीरियर झील है या लेक है, ग्रेट बियर लेक है इनका। ऐसे हमारे इंडियंस जो रिवर हैं इनका भी हमें पता होना चाहिए। तो ये देखो बेटा मैंने आपको मैप में आप ये कोरल सागर है बेटा, कोरल सागर इसको बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। ये हमारी कर्क रेखा है जिसको हम
कैप्रिकॉन बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और ये है मकर रेखा, यहाँ से हो जाएगी ये मकर रेखा। देखो ये मकर रेखा, ठीक है, ये मकर रेखा है जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोलते हैं। शायद मैंने ऊपर वो कैप्रिकॉन बोल दिया, सॉरी। ये तो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मीन्स ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। और ये देखो कर्क रेखा जो है ये भारत के अंदर से गुजरती है। मीन्स अगर आपसे पूछी जाए कि कर्क रेखा कौन कौन से महाद्वीपों से गुजरती है, एक तो एशिया महाद्वीप से, फिर अफ्रीका महाद्वीप से, फिर उसके बाद उत्तर अमेरिका से भी गुजरती है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं यूरोप का भी कुछ एरिया इसके अंदर आ जाता है, तो यूरोप के अंदर से भी गुजरती है। तो ये सारी होगी और ये हमारी मकर रेखा का आ गया। फिर उसके बाद नीचे जो है, नीचे इसके बीच में यहाँ ये भूमध्य रेखा है, इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य, जिसको इक्वेटर लाइन भी बोलते हैं, इक्वेटर लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। ये बीच में हो गई। तो ये देखो अमेज़न के अंदर से, अब देखो अमेज़न जो है ना इसके अंदर भी आता है और इसके, ये देखो इन ये तीनों लाइन जो हैं इसके अंदर से गुजरती हैं। और इनका खास क्या इफेक्ट होता है कि जो ये भूमध्य रेखा ना, ये इसके ये एरिया और ये एरिया, यहाँ पर गर्मी का एरिया थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे हमने पिछले चैप्टर में आपतन के बारे में पढ़ा था, तो सन की जो रेज होती है ना यहाँ ज़्यादा पड़ती है और यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। तो आपतन जो होगा, जो इंसोलेशन होगा वो यहाँ पर ज़्यादा होगा। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाओगे कम होता जाएगा, नीचे की तरफ जाओगे तो भी कम होता जाएगा। ऐसे आओगे तो बढ़ेगा, ऐसे जाओगे तो घटेगा। ऐसे जाओगे ना बीच में से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बीच में से ऐसे जाओगे टेढ़ा तो भी चेंज होगा, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। आगे हम रीडिंग करते हैं। आगे है जल का विस्तार। सेकंड जो हमारा टॉपिक, जो मेन इसमें टॉपिक होगा हमारा, जल का विस्तार, कि जो जल है वो किस तरह से फैला हुआ है हमारे आसपास, जल का विस्तार कैसा है, ये हमें इसमें पढ़ने को मिलेगा। तो ये जो टॉपिक है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।